नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 17/1/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूं, साथ में करंट का न्यू अपडेट भी देता हूं। इसलिए बेहतर तैयारी हेतु आप हमारे चैनल पर बने रहें तथा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, एग्जाम निकालने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप जितना अधिकतम हो सके नॉलेज गेन करें, जिससे कि आपको एग्जाम में ऑप्शन छांटने में मदद मिलेगी एवं अपने आप को चेक करने के लिए लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सोल्व करने का प्रयास करें, जिससे आपको पता ये चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन का तैयारी आपको करना है। तो दोस्तों, देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन। इस सेट का पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तो यह दोस्तों तंजौर पेंटिंग है, जिसमें कि कीमती पत्थर का सजावट है, शुद्ध सोना का सजावट है और कृष्ण भगवान को दर्शाया गया है। यह चित्रकला शैली दोस्तों तमिलनाडु के तंजावुर शहर में होने के कारण इसका नाम तंजौर पेंटिंग पड़ा। और यह चित्रकला शैली दोस्तों चोल वंश, याद रखिएगा, चोल वंश के शासनकाल में फला फूला। बर्ली की अगर बात करें तो बर्ली चित्रकला शैली महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, जबकि मधुबनी का नाम सुने होंगे आप लोग। मधुबनी चित्रकला शैली बिहार राज्य के मधुबनी में प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रकला शैली की बात करें तो ऐसे ये भारत के 5-6 राज्य में बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चूंकि आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं फर्स्ट में और लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के लिए कहता हूं, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज का क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह हुआ था जिसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधि का एक हिस्सा है। तक कार्गो सेवा दोस्तों सेवा क्षेत्र की तृतीयक गतिविधि का एक हिस्सा है। इकोनॉमिक्स में आप पढ़े होंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन का सीधा उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें कृषि आते हैं, वानिकी आते हैं, खनन आते हैं, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में दोस्तों तो औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिकरण आता है दोस्तों। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ? बॉम्बे डेक्कन में तो यह 1820 में हुआ था दोस्तों। राजस्व बंदोबस्ती में 2-3 प्रकार के आते हैं दोस्तों, जैसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त, एक होता है अस्थाई बंदोबस्त, एक महालवाड़ी व्यवस्था आता है दोस्तों। तो रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक याद रखिएगा सर टॉमस मुनरो है, जबकि अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था और महालवाड़ी व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। तो इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डैश एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है। कौन? जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए गए कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकता है। अगर कोई बड़े अधिकारी आपके साथ भ्रष्टाचार करते हैं तो उसको जांच करने के लिए भारत में एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है, जिसका कि नाम दोस्तों लोकपाल दिया गया है। लोकपाल दोस्तों याद रखेंगे कि सबसे पहले लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन, यह संस्था पहली बार 1809 ईस्वी में, याद रखेंगे, स्वीडन में गठित की गई थी दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा, लोकपाल एक भारत में सांविधिक निकाय है और एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं इसमें। और किसी भी व्यक्ति को लोकपाल के अध्यक्ष में तब चुनेंगे जब वह भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो या फिर भारत सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश हो। भारत का प्रथम लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे, पीसी घोष, आप लोग पढ़े होंगे। करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो फरवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे जिनका नाम था अजय मानिक राव, उनको लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आईबी की बात करें तो दोस्तों इसका स्थापना 1887 में हुआ था, जबकि सीबीआई का स्थापना 1963 में हुआ था। ये दोनों को याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर डैश में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, कहाँ? तो दोस्तों यह झांसी में। ये क्वेश्चन भी पिछला सेट में करवा दिया हूँ, इसीलिए बोलता हूँ सभी सेट को देखते चलें, इससे आपको बहुत याद हो जाएगा दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आते रहता है। और सभी सेट का प्लेलिस्ट भी मेरे इसी चैनल पे बना दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ? झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को और तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ती है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो भारत में है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ती है, और पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ती है और काटती है कहाँ एक दूसरे को? तो झांसी में, याद रखेंगे। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा के अंतर्गत NH-44 आते हैं और NH-27 आते हैं दोस्तों, यही दोनों मिलकर बनता है। ये दोनों झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। NH-44 के बारे में बता ही दिए पिछला सेट में कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सभी सेट को देखते चले, एक ही चीज़ बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता प्राप्त हुई? तो विश्व का पहला रोबोट जिसका कि नाम सोफिया था, इसे सऊदी अरब के द्वारा नागरिकता दिया गया था दोस्तों 2017 में। करेंट का क्वेश्चन बना था। रोबोट से रिलेटेड याद रखेंगे कि सोफिया जो है ये हैंसन रोबोटिक्स की सबसे प्रसिद्ध निर्माण है। एक कंपनी है हैंसन रोबोटिक्स, उसी के द्वारा सोफिया का निर्माण किया गया था। और भारत में याद रखेंगे कि भारत का इंदौर पहला शहर है जहां रोबोटिक ट्रैफिक नियंत्रण के संचालन पर काम कर रही है। IIT पटना, ये जो है दोस्तों IIT पटना, ITI बोल रहे हैं, IIT पटना में नर्सिंग रोबोट तैयार किया गया है जो कोरोना के समय में मरीजों से बात भी कर सकती थी, वो उसका टाइम काटने के लिए। हैदराबाद में एक स्वया रोबोटिक्स कंपनी है, वो भारत का पहला स्वदेशी चतुर्भुज रोबोट को बनाई है। केरल के तिरुवनंतपुरम में याद रखिएगा एक स्कूल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक शिक्षक रोबोट बनाया है, उसका नाम है आइरिस। आइरिस क्या है दोस्तों? आप लोग पढ़े होंगे विज्ञान में, एक सबसे चमकीला तारा भी है, तो आइरिस इसका नाम दिया था ये रोबोट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वतों का उदाहरण है? तो हिमालय जो है बलित पर्वतों का उदाहरण है। याद रखिएगा कि एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकी और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज सभी बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय को नवीन बलित पर्वत भी कहते हैं। और बलित पर्वत या फिर मोड़दार पर्वत किसे कहते हैं? तो जिसका निर्माण बलन भूगर्भीय प्रक्रिया के तहत हुआ है उसी को बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहते हैं। भारतीय हिमालय के 4 भाग हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पंजाब हिमालय जिसको बोलते हैं वो सिंधु नदी से सतलज नदी के क्षेत्र बीच के भाग को बोलते हैं। और गढ़वाल एक हिमालय होता है दोस्तों, या फिर कुमायूं हिमालय उसको बोलते हैं। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत सतलज नदी से लेके काली नदी के बीच के भाग को बोलते हैं। एक नेपाल हिमालय होता है। नेपाल हिमालय में दोस्तों काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं। जबकि एक असम हिमालय होता है, तो असम हिमालय में तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र को बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हिमालय के सबसे ऊंची चोटी को माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, जिसका वर्तमान में ऊंचाई 8,850 मीटर बुक में मिलता है। कहीं कहीं 48 रहेगा दोस्तों, 8,848 मीटर, लेकिन ज़्यादा करके भी 8,850 मीटर मिलता है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि हिमालय की ऊंचाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो एक माल्थस थे, उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को विकसित किया। माल्थस के अनुसार अगर जनसंख्या 2 गुनी रफ्तार से बढ़ती है तो संसाधन सामान्य गति से बढ़ती है। जैसे संसाधन, मान लिया जाए कोयला की बात करें तो 1 किलो आज निकला, कल 2 किलो निकला, परसों 3 किलो निकला, अगले 4 किलो निकला, ऐसे करके। तो इसके विपरीत जनसंख्या 2 गुना रफ्तार से बढ़ती है। जैसे 1 दूना 2, दूना 4, दूना 8, ऐसे दुगना रफ्तार से बढ़ रहा है संसाधन की अपेक्षा जनसंख्या। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु दोस्तों एक दार्शनिक थे। और डार्विन की अगर बात करें तो यह प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत। गुरु के बारे में एग्जाम में बराबर पूछता है, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, सूप 80। इस ट्रिक को हम भी रटे हुए हैं। सी से याद रखिएगा सिकंदर। सिकंदर के गुरु कौन थे दोस्तों? अ से अरस्तु। और अरस्तु के गुरु प से प्लेटो, और प्लेटो के गुरु सु से सुकरात थे। ये चारों का याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछता है सुकरात किनके गुरु थे? तो प्लेटो के। प्लेटो किनके गुरु थे? तो अरस्तु के। अरस्तु किनके गुरु थे? तो सिकंदर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है, मतलब असत्य है? तो तीसरा नंबर असत्य है दोस्तों। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। होता है दोस्तों, पानी से गीला होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जम जाता है। और ये लिख रहा है कि नहीं परिवर्तन होता है, इसलिए ये गलत है। बाकी सब सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, बिल्कुल सही है। टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। किसी का हड्डी टूटता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है, प्लास्टर लगाया जाता है उस पर। सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी उपयोग करते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे, बिल्कुल सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा CaSO4 × ½ H2O, पानी का आधा अणु। लेकिन यही 2 अणु लग जाए तो याद रखेंगे जिप्सम का सूत्र हो जाता है CaSO4 × 2H2O। अगर ये रहेगा तो ये जिप्सम का सूत्र, जबकि पहला वाला ये CaSO4 × ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र दोस्तों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो 1944 में महानिदेशक के तौर पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बने रेम व्हीलर ने, और बोले कि हम जिम्मा लेते हैं हड़प्पा की खुदाई का, मतलब वो उनके इंचार्ज बन गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। कुछ प्रमुख महानिदेशक हुए, जैसे इनका कार्यकाल पूछ लिया, व्हीलर का 1944 में बने थे, उसी तरह से हो सकता है आगे पूछ ले। कुछ महान जो हुए उनका बता देते हैं महानिदेशक जो फेमस रहे। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये 1871 से 85 तक रहे, 1885 तक। जॉन मार्शल के बारे में आप नाम सुने होंगे, 1902 से लेके 1928 तक ये रहे थे। और दयाराम साहनी, इनका बारे में अगर बात करें तो ये 1931 से लेके 35 तक रहे थे दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो 2023 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो महानिदेशक बने हैं यदुवीर सिंह रावत, ये 2023 में बने हैं, यदुवीर सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मई 2016 को शुरू की गई वह योजना कौन सी है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करती है? भारत सरकार ने भारत के गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार है उसमें महिला को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान की है। इसका प्रमुख है दोस्तों क्या चीज़, भूमिका, कि ताकि मतलब वातावरण को प्रदूषण मुक्त करना भी, और लोगों को अवेयर करना, और उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि धुआं से भी बहुत सारा बीमारी होता है और लोग परेशान होते हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसके लिए लाया गया 1 मई 2016 को। बहुत सारा, जैसे उज्ज्वला योजना है दोस्तों, उसी तरह से एक उजाला योजना हुआ था, ग्राम उजाला योजना। इसका शुरुआत हुआ था दोस्तों 19 मार्च 2021 में। उजाला योजना का एक PM स्वनिधि योजना आया था, ये सब एग्जाम में पूछेगा, तो इसका प्रारंभ हुआ था 2020 में। एक गोवर्धन योजना आया था, यह 2018 में आया दोस्तों। सौभाग्य योजना 2017 में आया था दोस्तों। मेक इन इंडिया 2014 में आया दोस्तों। और याद रखिएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके बारे में अगर बात करें तो यह 2014 में आया था, 28 अगस्त को 2014 में। अभी PM सूर्य घर योजना दोस्तों लॉन्च हुआ है 2024 में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? मतलब इसको ट्रिक के तौर पे ऐसे याद रखिए कि विद्युत धारा मिलने से ताप उत्पन्न करता है, वह तापन प्रभाव पर आधारित होता है, और जो ताप उत्पन्न नहीं करेगा वह तापन का उदाहरण नहीं है। तो विद्युत धारा मिलने से ताप उत्पन्न करता है विद्युत स्तरी आयरन, बिल्कुल सही है। विद्युत केतली भी विद्युत धारा मिलने से ताप उत्पन्न करता है, और विद्युत बल्ब भी विद्युत धारा मिलने से ताप उत्पन्न होता है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ये तीनों तो तापन प्रभाव है ही, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। तो पंखे की कार्यशीलता, यह तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है दोस्तों। पंखे की कार्यशीलता विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। और चुंबकीय प्रभाव किन्होंने दिया? तो ओरेस्टेड, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओरेस्टेड के द्वारा दिया गया है दोस्तों। ये तीनों दोस्तों विद्युत धारा का तापन प्रभाव पर आधारित है, विद्युत स्त्री केतली और विद्युत बल्ब। विद्युत धारा के तापन प्रभाव कौन दिए? तो जूल दिए, यही जूल के प्रभाव पे तीनों आधारित है दोस्तों। अच्छा, विद्युत बल्ब की बात करें तो इसका खोज एडिसन किए। अब विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जबकि विद्युत हीटर, विद्युत आयरन, ये सब आदि में जो कुंडली बना होता है वो नाइक्रोम का होता है बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निर्यात संगठन के
महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो निर्यात मित्र। जो भारत निर्यात संगठन है उस महासंघ के द्वारा एक ऐप विकसित किया गया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा सभी नियम कानून है। उस ऐप का नाम निर्यात मित्र दिया गया दोस्तों। इसको 8 अगस्त 2018 में उस समय वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे सुरेश प्रभु, उसको लॉन्च किए थे। और इसका सबसे बड़ा विशेषता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा जानकारी तो देता ही है, इसमें टैरिफ से जुड़ा भी जानकारी उपलब्ध है। और वर्तमान में लगभग 90+ देश का डेटा यानी व्यापार से रिलेटेड डेटा को भी यह जो है दिखाता है कि किस देश का व्यापार का स्थिति क्या है, कैसे करना है किसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। तो एक ऐसा पौधा है जिसको बिच्छू बूटी बोलते हैं, नेटल। अभी कभी कभी एग्जाम में पढ़ते होंगे आप, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। तो यह एक ऐसा पौधा है, इसके पत्ती पे नुकीला रोम होता है और गलती से आप टच कीजिएगा तो आपका वहाँ का त्वचा फूल जाएगा थोड़ा सा और बहुत खुजली होता है दोस्तों। इसी को बिच्छू बूटी बोलते हैं क्योंकि बिच्छू के डंक जैसा होता है दोस्तों थोड़ा देर के लिए। अच्छा, इसमें मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल से याद रखिएगा कि चींटी के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में। मेथेनोइक अम्ल जो दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अच्छा, माइनर लेटस की अगर बात करें तो यह एक फूल वाला पौधा होता है। माइनस लेटर एक फूल वाला पौधा होता है। और चौलाई की अगर बात करें तो यह इसका फूल पर्पल और लाल सुनहरा कलर का होता है। अतिपतिया घास यह एक प्रकार का जड़ी बूटी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो वोल्ट मीटर, जैसे याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर से किसी परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाते हैं, उसी तरह से वोल्ट मीटर से किसी भी परिपथ का विभवांतर का पता लगाते हैं दोस्तों। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर की उपस्थिति का पता लगाता है। वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध चल कुंडली गैल्वेनोमीटर होता है। अब वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अभी गैल्वेनोमीटर का बारे में बताएं कि गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में अगर बदलना हो तो श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध के तार जोड़ देते हैं, तब गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दोस्तों टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा का मान, ऊष्मा जो मान होता है उसका जूल में मापते हैं दोस्तों, ऊष्मा का जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है? तो दोस्तों कंचनजंगा। यूनेस्को जो है बहुत सारे क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व में रखता है और बहुत सारे क्षेत्रों को विश्व धरोहर स्थल में रखता है। तो भारत का कंचनजंगा को 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बना लिया यूनेस्को, यानी कि भारत की तरफ से 11वां हो गया दोस्तों। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व नामक एक योजना चलाया गया, कब? 1986 में भारत सरकार के द्वारा, और इसी के तहत नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना। तो भारत का पहला हो गया नीलगिरी, लेकिन भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व पूछेगा तब बोलेंगे कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो जापान में। संयुक्त राष्ट्र का क्वेश्चन भी एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाता है एक संयुक्त राष्ट्र का। तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो जापान में है दोस्तों। और यह एक प्रस्ताव 1972 में आया था। उस समय संयुक्त राष्ट्र के महासभा के महासचिव थे यू थांट। इन्हीं के प्रस्ताव के आधार पे 1973 में इसको अनुमोदित किया गया। 1973 में, 72 में स्थापना हुआ, 73 से अनुमोदित किया गया। और यह विकास, कल्याण, ये सब शोध प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करता है। टोक्यो दोस्तों जापान की राजधानी है। उसी तरह से याद रखेंगे स्टॉकहोम
स्वीडन की राजधानी है दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और चीन की राजधानी बीजिंग है। इसको भी याद रखेंगे। कभी कभी कभार तो राजधानी ही पूछ देता है एग्जाम में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने, यानी स्विट्जरलैंड का टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बना दिया? तो रोजर फेडरर। उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों। याद रखेंगे कि वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम में याद रखेंगे कि कौन कौन आते हैं? तो विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। शुरुआत में सबसे पहले कौन होता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है यूएस ओपन, विंबलडन ओपन दोस्तों, उसके बाद होता है यूएस ओपन। अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है दोस्तों, तो सबसे पुराना याद रखेंगे विंबलडन है, जिसका स्थापना यानी कि शुरुआत 1877 में हुआ था। अभी 2024 में याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है और इसके विजेता सीनर है, जैनिक सीनर, जो 2024 में भी जीते थे और 2025 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों को जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? अभी जस्ट थोड़ा देर ऊपर पहले बता दिए हैं दोस्तों, NH44, जो कि पहले NH7 हुआ करता था। पहले भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 था और अभी वर्तमान में NH44 है। राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो 44 है, लेकिन नेशनल वाटर वे अगर पूछे तब याद रखेंगे NW1 पहला किसको किसको जोड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया, इसको याद रखेंगे। अच्छा, यह उत्तर NH44 जो है दोस्तों, उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है और NH7 का नाम बदलकर NH44 कर दिया गया और इसका कुल लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर, यानी 3750 किलोमीटर आप मोटा मोटी याद रख सकते हैं इसको। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत किया गया, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा तो NH44 है दोस्तों, लेकिन अगर पूछे कि सबसे छोटा राजमार्ग कौन है, तो 5 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 548 है दोस्तों। अगर सबसे लंबा पूछे तो NH44 कितना 3700, अभी जस्ट हम बोले 3745 किलोमीटर, और सबसे छोटा पूछे तो NH 548 जो लगभग 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर से थोड़ा छोटा है, और दूसरा सबसे छोटा NH 118 है जो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर से थोड़ा हल्का सा ज़्यादा, आई हल्का सा कम है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा दोस्तों किया गया था मोहनजोदड़ो की खुदाई, आप लोग पढ़े होंगे। राखल दास बनर्जी कब किए थे? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, और मोहनजोदड़ो की खोज के समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल, जिनके बारे में भी थोड़ा देर पहले बता दिए थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? मृतकों का टीला, जो एग्जाम में पूछा जाता है। और मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो से कांस्य के नृत्यांगना मिला है, नर्तकी कांस्य के मूर्ति वहाँ से मिला, हाथी का कपाल, अन्नागार, स्नानागार, ये सब मिला है दोस्तों। जबकि हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सबसे पहले 1826 में याद रखेंगे चार्ल्स मेसन्स ने किया था। इसका खोज, हड़प्पा सभ्यता के खोज उल्लेख तो सबसे पहले ये किए थे। आप बताइएगा कि इसके खुदाई किनके द्वारा किया गया हड़प्पा सभ्यता का, आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अच्छा, स्वेज नहर जो है इसका निर्माण कार्य 1869 में पूर्ण हुआ और इसका लंबाई 168 किलोमीटर है, जो कि पिछला सेट में भी मैं बता दिया हूँ। अब मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया? तो 1956 में किया। निर्माण 1869 में हुआ, मिस्र ने 1956 में राष्ट्रीयकरण किया। उसी तरह से पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर मानव निर्मित नहर है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और इसका लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है। सू नहर की बात करें तो सू नहर उत्तरी अमेरिका के 2 बड़ा झील सुपीरियर झील और ह्यूरन झील, इन दोनों को जोड़ता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे?
उस समय नया करेंट अफेयर में बने थे ऐसे बोबड़े, तो करेंट वाला तो सब याद रखता है, पिछला भुला जाता है, इसलिए पूछ लिया था दोस्तों। तो शरद अरविंद बोबड़े इनका पूरा नाम था। इससे पहले रंजन गोगोई बने थे। रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने थे दोस्तों, और ऐसे बोबड़े 47वें बन गए थे, इसीलिए पूछ दिया था कि 46वें कौन थे। 48वां याद रखिएगा, NV रमन्ना थे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश। जबकि 49वें की बात करें तो 49वां नंबर के थे यू ललित, जिनका नाम आप सुने होंगे। अभी वर्तमान में 51वां कौन है दोस्तों? तो संजीव खन्ना जी हैं। जबकि इनसे पहला हो सकता है आपसे पूछ दे, तो 50वां कौन थे? तो 50वां जो है DY चंद्रचूड़ जी थे। बहुत सारा बता दिए दोस्तों, सभी का लगभग। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33+1 न्यायाधीश का सीरीज चल रहा है। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 जो है दोस्तों उनके बाद के न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी वर्तमान में टोटल 34 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए यानी कि युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है। शॉर्ट में समझ लीजिए, क्वेश्चन किया है कि युद्ध के दौरान जो दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है वह क्या है? परमवीर चक्र है। इस पुरस्कार की स्थापना दोस्तों भारत रत्न के साथ ही भारत रत्न एवं पद्मश्री सीरीज के जितने पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब पुरस्कार के सीरीज के साथ ही 1950 में इस पुरस्कार की स्थापना 1950 में हुई थी। और भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना दोस्तों और पद्मश्री पुरस्कार सीरीज की स्थापना 1954 में हुई थी। तो दोनों का अंतर है, ध्यान रखिएगा। और इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। पहला बार परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा जनवरी 1950 को पहला बार 3 वीरता पुरस्कार यानी कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र शुरू किया गया था। और 4 जनवरी 1952 को याद रखेंगे, 4 जनवरी 1952 को 3 अन्य वीरता पुरस्कार यानी अशोक चक्र श्रेणी फर्स्ट में, अशोक चक्र श्रेणी 2 में, अशोक चक्र श्रेणी 3 में प्रारंभ किया गया था। इसी तीनों अशोक चक्र श्रेणी 1, 2, 3 का नाम बदल के 1967 में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। पुरस्कार के वरीयता क्रम में अगर बात करें तो याद रखेंगे कि वीरता का पहला 1 नंबर पे परमवीर चक्र है फर्स्ट में, दूसरा नंबर पे अशोक चक्र है, तीसरा नंबर पे महावीर चक्र है, चौथा नंबर पे कीर्ति चक्र है, 5वां नंबर पे वीर चक्र है और चौथा नंबर पे शौर्य चक्र है। ये वीरता के श्रेणी में वरीयता क्रम हुआ दोस्तों। बाकी और जनरल तौर पे अलग वरीयता क्रम है, जैसे भारत रत्न है, उसी तरह से और पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है। तो इस तरह से ये सब का स्थापना 1954 में हुआ था, जो कि मिस्टेक से मैं बोल दिया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र जो है कलकत्ता में है दोस्तों। और यहाँ पे याद रखिएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC मुंबई के ट्राम्बे में है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र यह कहाँ है दोस्तों? तो इंदौर में है, मध्य प्रदेश के। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय यह कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। इसी तरह से और याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है। परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। और एक साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कोलकाता में स्थित है। तो ये सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो मंदा या मांदा दोस्तों बोलते हैं, मांडा जिसको पढ़े होंगे। हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो, चाहुदड़ो, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट, ये सब यहाँ जो है शिल्प उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा स्थल में। नागेश्वर में कह रहा है क्वेश्चन में क्या बोला कि हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं। इनमें से कौन हड़प्पा स्थल में शिल्प कला का उत्पादन नहीं होता था? तब मांदा में नहीं होता था, बल्कि जबकि नागेश्वर, बालाकोट, चाहुद्रो में ये ऐसे हड़प्पा कालीन स्थल हैं जिसमें शिल्प कला का उत्पादन होता था तीनों में, और मंदा में नहीं होता था। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित फैक्ट को जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि डैश के केंद्र हैं। इसके बारे में भी पिछला सेट में बहुत डिटेल में बता दिए थे दोस्तों। तो राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम ये सब लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों।
लोहा और इस्पात के लिए बोकारो जो है, बोकारो 1964 में जो है इसका रूस के सहयोग से निर्माण किया गया था दोस्तों। एक जर्मनी के बारे में पूछा जाता है कि जर्मनी, तो इसका भी याद रखेंगे। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना था दोस्तों, राउरकेला जर्मनी। भिलाई रूस के सहयोग से बना था दोस्तों। बोकारो रूस के सहयोग से बना था दोस्तों। एक पूछता है दुर्गापुर, जो ब्रिटेन के सहयोग से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए डैश गांव को उजाड़ा गया था, मतलब अतिक्रमण करके किस गांव को, तो फोर्ट विलियम का निर्माण करने के क्रम में गोविंदपुर गांव का अतिक्रमण करके, यानी कि उजाड़ करके इसको फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। अंग्रेज लोग सोचिए हमारे देश के एक गांव को उजाड़ दिए अपना नाम कमाने के लिए। फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना हुआ एक किला है। इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। कलकत्ता शहर जो है, कलकत्ता का निर्माण सूता नाती, इसको याद रखिएगा, सूता नाती, गोविंदपुर और कालीघाट गांव को मिलाकर किया गया था। कलकत्ता का निर्माण 3 गांव को मिला के। आधुनिक समय में जान ही रहे इसको कोलकाता बोलते हैं, और इसका स्थापना जॉर्ज चरनौक ने किया था कलकत्ता शहर का, जो कि एग्जाम में बराबर पूछता है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है जिससे कि हम सर्च नहीं करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन को, तो इंस्टाग्राम क्या है दोस्तों, तो सोशल मीडिया एक साइट है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जबकि याहू, गूगल और बिंग, ये सब तीनों सर्च इंजन है जिससे कि हम लोग सूचना का सर्च करते हैं। याहू, इसका स्थापना दोस्तों 1994 में हुआ था। अब बिंग, इसका स्थापना दोस्तों, बिंग का उद्घाटन 2009 में किया गया था। जबकि गूगल का स्थापना दोस्तों 1998 में किया गया। तो इस सब को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है, तो फा से फल, फा से फ्रक्टोज। फल में मीठा जो लगता है वो फ्रक्टोज होता है दोस्तों, याद रखेंगे। लेकिन सुक्रोज बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग। टेबल शुगर को सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज मोनोसेक्राइड के 2 अणु के मिलने से एक डाइसेक्राइड बनता है। और माल्टोज और लैक्टोज ये दोनों भी डाइसेक्राइड है दोस्तों। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, याद रखेंगे इसको, ग्लूकोज नहीं समझ में आया दोबारा सुनिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज से दोस्तों क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। जबकि ग्लूकोज और ग्लूकोज 2 को मिलेगा, ग्लूकोज 2 ग्लूकोज अणु के मिलने से माल्टोज बनता है दोस्तों ये, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा मापने के लिए यंत्र को एमीटर बोलते हैं। जबकि अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि विद्युत धारा के उपस्थिति का पता हम किससे लगाते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, अभी जस्ट बताएं। उपस्थिति का पता कोई और यंत्र लगाता है, जबकि मापता है एमीटर। वोल्ट मीटर के बारे में पूरा नॉलेज अभी हम लोग गेन किए। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापा जाता है। और आमीटर निम्न प्रतिरोध का होता है दोस्तों। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, बराबर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसमें निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जो है मिलाया जाता है। विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को बोलते हैं दोस्तों, जिसको कि आप लोग पढ़े होंगे आई बराबर क्वेश्चन Q/T, फिजिक्स में पढ़े होंगे ये सूत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो यह मीरा कुमार को नियुक्त किया गया था। मीरा कुमार पहली महिला स्पीकर के रूप में 2009 में चुनी गई थी। उस समय 15वीं लोकसभा था, 15वीं लोकसभा में निर्विरोध चुनी गई थी। मीरा कुमार, इन्हीं के पिता का नाम था बाबू जगजीवन राम, जो कि प्रसिद्ध राजनेता थे। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, जीवी मावलंकर। जबकि अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी हैं। सुषमा स्वराज के बारे में आप जानते होंगे, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो करेंट अफेयर सब कुछ हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा संसद का छोटा सदन है, निम्न सदन है दोस्तों, उच्च सदन राज्यसभा। स्टार्टअप इंडिया डैश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत टैक्स छूट दिया जाता है, क्रेडिट गारंटी फंड दिया जाता है। एकल खिड़की, जो आप लोग पढ़े होंगे कि एकल खिड़की मतलब
एक जगह सभी जानकारी मौजूद रहता है। ये चीज़ भी स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हो जाता है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार के एक ऐसा पहल है, इसका घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से 15 अगस्त 2015 को किया था दोस्तों। स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 से। घोषणा हुआ था 15 में, शुरुआत हुआ था 16 में। इसी तरह से एक स्टैंड अप इंडिया है, इसका शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुआ था। स्टैंड अप इंडिया 2016 5 अप्रैल, जबकि स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं या फांसी स्थगन मतलब होता है रोक दोस्तों, या सजा में कमी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 संविधान में अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी को मृत्यु दंड मिला है सर्वोच्च न्यायालय से तो उसको रोक सकते हैं, यानी क्षमा कर सकते हैं, या कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं, या सजा में कमी कर सकते हैं। ऐसा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 65 जो है वो दोस्तों, अनुच्छेद 65 यह बताता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। अच्छा, अगर बात करें अनुच्छेद 72 के अंतर्गत तो राष्ट्रपति को किया गया है। एक याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान के शक्ति प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 123 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 23 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और 50 की अगर बात करें तो 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग करता है, इसके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको कि बहुत बार HTTP का फुल फॉर्म के तौर पर एग्जाम में पूछा जाता है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यही निर्धारित करता है कि आप क्या चीज़ खोज रहे हैं। अगर आप गूगल में जाके खोज रहे हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो HTTP के थ्रू ही खोजा जाता है दोस्तों। उसी तरह से URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको याद रखिएगा। ब्लूटूथ आप लोग जानते हैं कि एक वायरलेस होता है, बिना तार का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। और ईमेल दोस्तों, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसको कि GSLV Mk3 को डैश उपनाम दिया गया है, तो इसको फैट बॉय नाम दिया गया। ये बहुत भारी भरकम लेके चल जाता है दोस्तों रॉकेट को, शक्तिशाली रॉकेट है जो कि GSLV Mk3 है, इसका नाम फैट बॉय दिया गया इसरो का। अच्छा, GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसको नाम देते हैं। उसी तरह से एक होता है PSLV जिसका कि फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, एक GSLV एक PSLV होता है, तो दोनों को याद रखिएगा दोस्तों। इससे बड़े बड़े इस रॉकेट से बड़े बड़े साधन को अंतरिक्ष में भेजने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र UN की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है। कौन डैश में भरना है? कौन संयुक्त राष्ट्र का विशेष एजेंसी है? तो WHO, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्वास्थ्य संबंधी मामला का देखभाल करता है, तो WHO। इसमें अभी वर्तमान में लगभग 194 देश इसका सदस्य बने हुए हैं और इसका स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर टेड्रोस एडनम घेब्रेयेसस, पूरा नाम है, थोड़ा अलग टाइप का नाम है, याद रखेंगे। टेड्रोस एडनम पूरा नाम। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो मानवाधिकार के लिए कार्य करता है दोस्तों। और यूनेस्को विश्व के प्रसिद्ध जो बढ़िया स्थल होते हैं उसको धरोहर स्थल के सूची में शामिल करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल राजमार्ग NH44 किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? अभी जस्ट बताए श्रीनगर से कन्याकुमारी, थोड़ा देर पहले बताए। 3 क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्ग से इसमें पूछ दिया इस सेट में दोस्तों। NH44 इसके बारे में बता दिए, 3745 किलोमीटर लंबा है और ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा के अंतर्गत NH44 और NH27 आते हैं, झांसी में एक दूसरे को काटते हैं, तो ये सब बता दिए।
सबसे छोटा भी बता दिया आपको राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज से लॉन्च किया गया था दोस्तों। किसको? तो चंद्रयान 2 को। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चंद्रयान से रिलेटेड चीज़ हम बहुत पहले भी बता दिए हैं दोस्तों। चंद्रयान से रिलेटेड आज फिर से रिवीजन हम लोग कर लेते हैं इसको। चंद्रयान फर्स्ट की अगर बात करें तो चंद्रयान फर्स्ट भारत का पहला चंद्रमा मिशन है जो 22 अक्टूबर 2008 को पहला 2008 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक। और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को GSLV मार्क 3 के द्वारा, जो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग, उसी रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर जिसका कि नाम विक्रम था, और रोवर प्रज्ञान, ये तीनों का इस्तेमाल किया गया था। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान सफल नहीं हो पाया। और चंद्रयान जो 2 का लैंडर चंद्रमा के जिस सतह पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसका नाम तिरंगा रखा गया था, तिरंगा। जबकि चंद्रयान 3 का बात करें तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से LBM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LBM 3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया। IC में इसमें लैंडर और रोवर था। और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। और जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंडिंग किया उस बिंदु को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। कब किया गया? लैंड किया दोस्तों, यह 2023 में लॉन्च हुआ, 23 में लैंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीनों का शॉर्ट में रिवीजन हो गया। डैश को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों हैदराबाद को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है। बहुत बार तो पूछ लिया जाता है दोस्तों, बहुत बार उपनाम, तो इसको याद रखिएगा कि किसको किसको मोतियों का शहर कहा जाता है, या फिर जो भी कुछ चीज़ को याद रखिएगा। पीछे सेट में भी करवा दिए थे, जैसे भाग्य का शहर पूर्वी तट का गहना विशाखापट्टनम को कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत का गेटवे गुवाहाटी को कहा जाता है। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भागलपुर को कहा जाता है। भारत की इस्पात राजधानी भिलाई को कहा जाता है। स्टील सिटी जमशेदपुर को कहा जाता है। कुछ समय पहले एक सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोच्चि को कहा जाता है। डेक्कन ऑफ क्वीन दोस्तों पुणे को कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय, डायमंड हार्बर, महलों का शहर, ये सब कोलकाता को कहा जाता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत का सिलिकॉन वैली यानी कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है, आप लोग कमेंट करिएगा। आज का सेट यहीं पे रखते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।